हेलो स्टूडेंट, है ना। आप लोगों के लिए क्लास 12th कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन, जिसके बारे में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं इसमें, अर्थात इसका स्ट्रक्चर आपके सामने रखने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और इसी पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अगर थ्योरेटिकल पूछा गया, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों या सीबीएसई का हों, दोनों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, लाभदायक होगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर, है ना। अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम जिस चैप्टर को बताने जा रहे हैं, जिस चैप्टर के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं, जिसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, उसका नाम है पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन मतलब साझेदारी संस्था का विघटन हिंदी में होता है। साझेदारी संस्था का विघटन। विघटन का मतलब बिखराव, समाप्त। फर्म का बिखराव, चूँकि फर्म में कौन होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। कॉमनली सभी पार्टनर्स को फर्म बोले जाते हैं। तो फर्म विघटन का मतलब कि सभी साझेदारों का रिलेशन आपस में समाप्त हो जाना, कोई किसी का पार्टनर नहीं रहेगा। तो इसको माना जाता है, कहा जाता है फर्म का विघटन। एक और वर्ड है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। आप इसे पहले समझिए, तभी आप पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन को अच्छी ढंग से समझ पाएंगे। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि साझेदारों में से कुछ का, ध्यान रहे, साझेदारों में से कुछ साझेदारों का रिलेशन फर्म से यानी अन्य पार्टनर्स से समाप्त हो जाना, विघटित हो जाना, अलग हो जाना। कुछ पार्टनर्स का, मान लीजिए 10-12 पार्टनर्स का एक फर्म है, तो उसमें से 2, 1, 4 पार्टनर्स फर्म छोड़ करके जा रहे हैं, चाहे रीजन जो भी रहा हो, रिटायरमेंट का रीजन हो, जो भी रीजन से, लेकिन बाकी पार्टनर्स अगर फर्म को चला रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में जो पार्टनर्स जा रहे हैं फर्म छोड़ करके, उनके लिए कहा जाएगा पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में और पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन में डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस है कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन से यह अनिवार्य नहीं है, यह कंपलसरी नहीं है कि फर्म डिसॉल्व ही हो, बट उसमें हो भी सकता है, बट कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कंपलसरी है। जब फर्म ही बंद हो जाएगा, फर्म ही समाप्त हो जाएगा, तो कोई किसी का पार्टनर नहीं रहेगा, पूरे बिखराव हो जाएगा। सिवेयर द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, विखंडित हो जाना, समाप्त हो जाना सभी का, या एक को छोड़ करके बाकी सभी पार्टनर्स का। तो एक बच गया तो सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर तो पार्टनरशिप खत्म ही हो गया, फर्म बंद ही हो गया। लेकिन पार्टनरशिप अगर डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें रिकंस्टिट्यूशन का भी कंडीशन बनता है ज़्यादातर, जैसे रिटायरमेंट के कारण, डेथ के कारण, है ना। बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जिसके कारण पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, हट जाते हैं पार्टनर्स, कुछ लोग, बाकी लोग चलाते हैं। बट यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिकंस्टिट्यूशन ही हो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में, उसमें भी फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। अगर मान लेते हैं कोई एक्टिव पार्टनर जो फर्म को देख रहा है, बाकी पार्टनर सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करके वो फर्म के ऑपरेशनल एक्टिविटी से दूर हैं, सिर्फ फर्म का हिसाब किताब लेते हैं, लाभ हानि बांटते हैं, जो भी है लायबिलिटी बेयर करते हैं, जो उसका रूल है वो करते हैं, बट ऑपरेशनल एक्टिविटी से दूर है। अर्थात आप कह सकते हैं कि फर्म का ऑपरेशनल एक्टिविटी के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं,
जैसा कि डिफिनीशन में भी बताया गया है, अन्य सभी साझेदारों की सहमति से कोई एक पार्टनर फर्म को चला सकता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 आपका डिफिनीशन भी बताया है। तो वह एक्टिव पार्टनर अगर किसी कारण से फर्म छोड़ करके चला जाए, पार्टनरशिप उसका डिजोल्व मतलब हट जाए फर्म से, और अन्य पार्टनर बोले भाई कि हमें इसका कोई अनुभव नहीं है, हम फर्म नहीं चलाएंगे, तो वैसे कंडीशन में फर्म भी डिजोल्व हो सकता है। तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन में यहाँ फर्क है। पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन मतलब क्या हो गया, सभी साझेदारों का आपस में जो रिलेशन है पार्टनर्स का वो समाप्त। फर्म का हिसाब किताब का सेटलमेंट, फर्म का एसेट्स को सेल कर देना है, उसके लायबिलिटीज़ को सेटल कर देना है अर्थात पेमेंट कर देना है, और फर्म का दरवाज़ा तब जाकर के बंद करना है सारे हिसाब किताब कंप्लीट करने के बाद फर्म क्लोज। दैट इज पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन। तो ये दोनों में फ़र्क है। एज पर सेक्शन 39 में कहा गया है कि पार्टनरशिप एक्ट 32 का सेक्शन 39 कहता है कि साझेदारी पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मतलब कि ऑल पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं फर्म के, सभी के बीच आपस में जो रिलेशन है वो संबंध विच्छेद हो जाना, समाप्त हो जाना, अर्थात है ना, सीवेयर दियर रिलेशंस विथ द फर्म, फर्म से सभी पार्टनर्स का रिलेशन, अर्थात कोई किसी का पार्टनर नहीं रहेगा तो फर्म क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से इसका डिफिनीशन हो गया पार्टनरशिप फर्म का, और पार्टनरशिप का दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जनरली ऐसे कई बार हम सुने हैं बच्चों को बोलते हुए कि सर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन पढ़ाइए, तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मतलब हो जाता है रिकंस्टिट्यूशन भी, रिटायरमेंट डेथ भी हो जाता है। अब सवाल उठता है कि बोला किया जाए, तो अगर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन बोल रहे हैं वह भी गलत नहीं है, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन बोल रहे हैं ये भी सही है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन को दिमाग में रख करके अगर बार बार बोलते हैं पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, तो इसके लिए तो थोड़ा डिफर हो जाता है, अर्थात मिस्टेक भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। अब बताते हैं कि आखिर फर्म डिसॉल्व होता क्यों है, क्या रीज़न है फर्म डिसॉल्व होने का। फर्म डिसॉल्व होने का रीज़न क्या है? तो फर्म डिसॉल्व होने का बहुत सारे रीजन्स हैं। उसमें से अगर आप ध्यान में रखें तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है ना, इसको बुक की सहायता से भी आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिसकी हम चर्चा कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहला दिया है म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर फर्म में एग्रीमेंट ही ऐसा हो, सभी पार्टनर का आपस में परस्पर ऐसा एग्रीमेंट हो कि फलाने इवेंट, फलाने रीजन, फलाने घटना, फलाने दुर्घटना के या फलाना एम्बिशन को पूरा होने पर हम फर्म को क्लोज कर देंगे, तो एक्ट विल हो गया। पार्टनर्स का जो विल है उसके अनुसार फर्म को, है ना, एग्रीमेंट के अनुसार आप जो भी अगर उस कंडीशन को फुलफिल कर लिया फर्म, वैसा सिचुएशन हो गया तो फर्म को क्लोज कर देते हैं। सेकेंड है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अनिवार्य रूप से पार्टनर लोगों को फर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा या करना है। उसमें कंडीशन बताया है, उसमें पहला कंडीशन बताया है कि जब सभी पार्टनर्स एक को छोड़कर, एक पार्टनर फर्म में सही हैं और बाकी अन्य जितने भी पार्टनर्स हैं वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाएं, दिवालिया हो जाएं, तो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। अब डिसोल्यूशन के कारण फर्म को इंसॉल्वेंसी के कारण फर्म को डिसॉल्व क्यों करना पड़ता है? तो जैसा कि पहले ही बताया गया होगा, है ना, अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर शुरू में ही फाउंडेशन के फंडामेंटल जो इसका है पार्टनरशिप का, वहाँ के बाद कई बार इसकी चर्चा हुई होगी। जब एग्रीमेंट की बात हुई होगी फंडामेंटल में, तो एग्रीमेंट कौन कर सकता है? तो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बताया गया है कि इंसॉल्वेंट व्यक्ति, इंसॉल्वेंट बिजनेसमैन जो दिवालिया हो गया, अर्थात जिसका लायबिलिटी उसके एसेट से ज़्यादा है, अर्थात अपने पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके भी, सेल करके भी वह फर्म की लायबिलिटी को चुकता नहीं, पेड नहीं कर सकता है, तो उसका नियम है इंसॉल्वेंट का कोर्ट से, या जैसे अभी उसका जो रूल है वो आपको पार्ट 1 में, बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ना है, अभी आपके सिलेबस से ऊपर है, बट उसको मीनिंग समझने के लिए बोल रहे हैं। तो
एग्रीमेंट का जो कैपेबिलिटी है, योग्यता है ना, उसमें बताया गया है कि वह व्यक्ति जो इंसॉल्वेंट है एग्रीमेंट में शामिल नहीं हो सकता है। दिवालिया व्यक्ति कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि एक पार्टनर को छोड़ करके अन्य सभी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, तो एक ही बच गए तो फर्म डिसॉल्व हो गया। सेकेंड कंपल्सरी कंडीशन बताया गया है कि अगर बिजनेस में फर्म का जो बिजनेस है वो कोई गैर कानूनी अनलॉफुल एक्टिविटी, अनलॉफुल बिजनेस करने लगे तो कंपल्सरली कोर्ट भी आदेश देगा, लॉ भी आदेश देगा, ऑर्डर है बंद करिए फर्म। तो ये कंपल्सरी डिसॉल्यूशन है। अब है नोटिस। कोई एक पार्टनर, दो पार्टनर फर्म को नोटिस दे करके भी फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। कुछ ऐसा उसको अनफेयर एक्टिविटी या उसके अपना खिलाफ या जो भी सिचुएशन हो उसके अनुसार वो फर्म को याद दिला सकता है कि हम लोग ये करने कहे थे, आप ऐसा ऐसा कंडीशन में फर्म को बंद कीजिए। इसके पीछे पार्टनरशिप एक्ट का डिफरेंट सेक्शन है। जैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट के अनुसार एट बिल पे है, सेक्शन 40 है, कंपलसरी में सेक्शन 41 है। इसी तरह से आप नोटिस की बात करते हैं तो सेक्शन 43 है। इसके बाद आप कोई ऐसा घटना घट जाए, कोई ऐसा हैपनिंग हो जाए, है ना, जो कंटीजेंसीज, दुविधा, कोई ऐसी घटनाएं जो संदेहास्पद हो जाए या हो बिजनेस में, तो वैसे कंडीशन में फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। सेक्शन 42 कह रहा है पार्टनरशिप एक्ट का, है ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 42 में ऐसा प्रोविजन है। तो इसमें जो बताया जा रहा है उसमें साफ है कि अगर कोई पार्टनर डेथ कर गया, कोई पार्टनर रिटायर कर गया, कोई पार्टनर एक्सपायर कर गया, है ना, उसका टर्म पूरा हो गया, फिर है कोई मिशन जो है आपका जो टारगेट है बिजनेस करने का, है ना, वो कंप्लीट हो गया, वेंचर कंपल्सन का बात है, वो कंप्लीट हो गया, तो वैसे कंडीशन में भी फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। तो कुछ जो भी है, कुछ संदेहास्पद बातें हैं, कुछ ऐसा है, डेथ कर गया, इफेक्टिव पार्टनर डेथ कर गया, एक्टिव पार्टनर डेथ कर गया, फर्म को कोई चलाने वाला नहीं है, तो डेथ में रिकॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, बट ऐसे कंडीशन में फर्म को डिसॉल्व कर देगा। कोई इफेक्टिव पार्टनर एक्सपायर कर गया या उसका टर्म पूरा हो गया, वो रिटायर करके चला गया, तो बताए थे ना कि ऐसे कंडीशन में भी फर्म को, तो ये सारे कंडीशंस है जिसमें फर्म को, इसके अलावे इम्पॉर्टेंट एक और कंडीशन है ना, डिसॉल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, सेक्शन 44 कहता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 44 कहता है कि कोर्ट के ऑर्डर पर आपको फर्म को डिसॉल्व करना होगा। तो कोर्ट ऑर्डर क्यों देगा? तो अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसके कारण फर्म को अब चलाना संभव नहीं है, चाहे वो अनलॉफुल हो, चाहे वो लॉसेज काफ़ी हो जाए, चाहे जो सिचुएशन हो, चाहे पार्टनरशिप डीड का, है ना, उसका उल्लंघन हो रहा हो, बहुत सारे कंडीशन में कोर्ट में मैटर जाएगा, तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि फर्म को क्लोज किया जाए, डिसॉल्व किया जाए। तो उसमें पहला बताया गया है, इसमें बहुत सारी बातें हैं कि अब एग्रीमेंट, कोई ऐसा पार्टनर जो पागल हो गया, अनसाउंड माइंडेड हो गया, है ना, और वो चाह रहा है, उसका एक्सिक्यूटर है, वो कह रहा है कि फर्म में गड़बड़ है, चाहे जो भी है, मैटर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि नहीं, अब फर्म को डिसॉल्व किया जाए, फर्म को क्लोज किया जाए। फिर है परमानेंटली इनकैपेबल, पैरालिसिस मार दिया, ब्रेन हेमरेज कर गया, जिंदा है बट कुछ कर नहीं सकता है, इफेक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है, कुछ जो भी है, ऐसा मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट बोल सकता है कि फर्म को आप बंद कर दीजिए। कोई गिल्टी, दोषपूर्ण एक्टिविटी अगर फर्म में हो, अनलॉफुल एक्टिविटी फर्म में हो, तो फर्म को बंद किया जा सकता है। जैसा कि रूल है कि पार्टनरशिप में रूल है कि कोई भी पार्टनर अपने इंटरेस्ट, अपना हक, अपना हित किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कोई पार्टनर जबरन ऐसा करना चाहे तो कोर्ट में मैटर जाएगा, तो कोर्ट उसको क्लोज करने का आदेश दे सकता है। अगर कंटिन्यूअसली लगातार बिजनेस लॉस में चल रहा है, फर्म का बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअसली लॉस में जा रहा है, तो कोर्ट का आदेश आ सकता है कि फर्म को क्लोज कीजिए। तो ये सब बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें कोर्ट अगर अनसेटिस्फाइड होता है तो फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है।
इन सारे टर्म्स को हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके बुक में भी है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का, समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये रीजन्स हैं जिसके कारण फर्म को डिजोल्व किया जा सकता है या फर्म डिजोल्व होता है। अब है कि जब फर्म डिजोल्व हो जाएगा तो क्या यूं ही ताला मार दीजिएगा फर्म में, क्या फर्म नहीं चलाएंगे भाई, ताला बंद करो, खिस्सा खत्म? ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि फर्म में बहुत सारे लायबिलिटीज होते हैं फर्म के ऊपर, जैसा कि बताया गया है डिफिनीशन में, है ना। रियलाइजेशन मतलब सारे संपत्ति से वसूली करके और सारे लायबिलिटीज का सेटलमेंट करके तभी ना फर्म क्लोज कीजिएगा, यूं ही तो क्लोज कीजिएगा नहीं। तो फिर उसका प्रोसीजर क्या है सेटलमेंट करने का? आफ्टर फर्म डिसोल्यूशन हिसाब किताब को, अकाउंट का सेटलमेंट तो होना है, बट उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे सेटलमेंट होगा? तो है ना, अकाउंट सेटलमेंट का जो प्रोसीजर है उसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48 एंड सेक्शन 49 लागू होता है। इसको एकदम प्रोसीजर को ध्यान में रखना होगा। इसमें अगर उलट फेर करते हैं, कुछ गड़बड़ी करते हैं, अकाउंट्स आप बना देते हैं, तो मिस्टेक होने का, आंसर आने पर भी आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है अगर इसका कुछ जो टर्म है उसमें गड़बड़ी करते हैं तो सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48 क्या कहता है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। तो 48 में कहता है कि जब भी फर्म डिजोल्व होता है, तो फर्म जब डिजोल्व हुआ तो उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या रूल लागू होगा एग्रीमेंट के अनुसार, है ना। तो उसमें ध्यान देना होगा कि लॉसेज, अब देखिए फर्म में लॉसेज होता है, डिफिशिएंसी होता है, तो उसमें बताया गया है कि लॉसेज इंक्लूडिंग डिफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल शैल बी पेड। लॉस के साथ साथ पूंजी की कमी अगर पार्टनर की हो जाती है तो उसको पेड किया जाएगा। कहाँ से, है ना। तो वही बताया है कि पूंजी की कमी या लॉसेज, तो क्यों होगा पूंजी की कमी, क्यों होगा लॉसेज, तो पहले इसको समझिए, है ना। तो चूंकि सबसे पहले जब फर्म डिजोल्व होता है तो आफ्टर डिजोल्यूशन पेमेंट प्रोसीजर में होता है सेटलमेंट ऑफ, जितने भी हिसाब किताब जो सेटलमेंट होते हैं ना, तो सेटलमेंट जो भी हिसाब किताब का सेटलमेंट होता है उसमें आपको देखना पड़ता है सेटलमेंट कैसे होना है। तो सेटलमेंट में आपको अकाउंट सेटलमेंट जब करना है तो उसमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो जब फर्म क्लोज होगा, है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या पेमेंट करना होता है, लायबिलिटीज को। तो लायबिलिटीज में एक होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, उसके बाद होता है थर्ड पार्टी डेब्ट्स। तो पहला देखते हैं सेटलमेंट में, सेटलमेंट में क्या है, सबसे पहला है रियलाइजेशन एक्सपेंस, सेकेंड है एक्सटर्नल या थर्ड पार्टी एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये दो हो गया। ये पहले ज़रूरी है देना, क्योंकि अगर पेमेंट करना है तो जब बताएंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्योंकि जब फर्म क्लोज होता है, फर्म डिजोल्व होता है, तो उसके एसेट्स को बेचना, लायबिलिटीज़ को, इसके लिए बहुत सारे खर्च होते हैं, तो उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहा जाता है। फर्म का वसूली का सेंस सिर्फ वसूली लेना नहीं, वसूली पेमेंट भी करना है, अर्थात एसेट से रियलाइज कीजिए, लायबिलिटीज़ का सेटलमेंट कीजिए, पेमेंट कीजिए, तो इसमें कुछ, तो वो सारे पहले इसका चर्चा होगा आगे। और तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटीज, फर्म का एसेट्स जब सेल हो जाएगा तो उसमें से सबसे पहले क्या पेमेंट होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। क्या है इसमें, तो याद रखिए इसमें क्या लागू हो रहा है, कौन सा रूल के अनुसार, तो पार्टनरशिप एक्ट, है ना, 1932 सेक्शन है 48, इसके लिए ये लागू हो रहा है, इसी के अनुसार ये होता है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, एक्सटर्नल लायबिलिटी। सेकेंड, अब इन सारे को सेटलमेंट करने के बाद अगर कोई अमाउंट बच गया तो किसको मिलेगा, पार्टनर को। तो पार्टनर को क्या मिलेगा, उसका कैपिटल, कैपिटल ऑफ पार्टनर का पूंजी रिकवर होगा, वापस होगा, जिनका जो पूंजी है उस रेशियो में जैसे जैसे होगा उसका सेटलमेंट होगा, पेमेंट होगा।
इसके बाद भी अगर कोई अमाउंट बच जाता है ना, तब सभी पार्टनर्स उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांट लेंगे, सभी पार्टनर को दे दिया जाएगा। बट अब सवाल उठता है कि ये तो पेमेंट होगा, एसेट्स को सेल करके ये सारा पेमेंट का जो प्रोसीजर है ना, ये तो होगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। हाँ, इसमें एक चीज़ और छूट रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ छूट रहा है, ये हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ, थर्ड में यहाँ छूट रहा है पार्टनर्स लोन, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए मिस हो गया, पार्टनर्स लोन। ये होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी के बाद सबसे पहले पार्टनर, अगर इफ एनी पार्टनर गिवन एडवांसेज एंड लोन या और लोन टू द फर्म, है ना, दैट विल बी पेड आफ्टर एक्सटर्नल लायबिलिटीज बट बिफोर पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर की पूंजी से पहले और एक्सटर्नल लायबिलिटी के बाद इसको पेमेंट करना है, पहले पार्टनर्स का लोन, उसके बाद बचेगा तो पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद बचेगा तो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया जाएगा। बट अगर ये दोनों चीज़ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्सटर्नल लायबिलिटी को सेटल करने में ही अगर फर्म का एसेट्स सपोर्टिव नहीं है, फर्म का एसेट्स को सेल कर दिया गया, कमी हो गया, लॉस हो गया, तो भाई उसका उपचार क्या है। तो जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़े हैं कि किसी भी पार्टनर का फर्म से अस्तित्व एग्जिस्टेंस अलग नहीं है, वो डायरेक्ट जुड़े होते हैं, अर्थात उनका पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म से अटैच माना जाता है। तो लॉसेज इंक्लूडिंग कैपिटल डिफिशिएंसी, पूंजी भी कम पड़ गया, इसको सेटल करने में पहले यूज कहाँ से होगा, अब इसका पेमेंट करना है, एसेट्स हो गया, लॉसेज हो गया, तो लॉसेज की भरपाई कहाँ से कीजिएगा, कैपिटल डिफिशिएंसी हो गया, तो अब मान लीजिए एसेट्स पूरा कंप्लीट यूज हो गया और एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हुआ, तो कमी पड़ गया ना, तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा। तो उसका सेटलमेंट में फर्म का अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस है तो वो यूज होगा, उससे भी पूरा नहीं हुआ तब सभी पार्टनर्स को का जो पूंजी फर्म में है वो यूज होगा, क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी को तो पेड ना करना है, तो वो यूज होगा। और अगर वह कमी हो गया, नहीं पूरा कर पाया, तो सभी पार्टनर्स को इंडिविजुअली, व्यक्तिगत प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल करके, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रोपोर्शन, है ना, इन विच दे वेयर एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट, जिस रेशियो में वे लोग प्रॉफिट को शेयर करने के लिए सहमत थे, उस रेशियो में उनको ला करके देना पड़ेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी उनका यूज होगा इस डिफिशिएंसी को पूरा करने में, लॉस को पूरा करने में। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48 में, इसको एकदम याद रखना है, इसमें गलती से भी नहीं पहले कैपिटल बाद में पार्टनर्स लोन और ऐसे ऐसे उलटफेर कर दीजिएगा, ये गलती नहीं करना है। ये पेमेंट प्रोसीजर को ध्यान में बिल्कुल रखना है, इसके बिना मिस्टेक होने की संभावना काफ़ी होती है। अब हम चर्चा कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये हो गया। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं सेक्शन 49, ठीक है, सेक्शन 49 का चर्चा होने जा रहा है। अब जब बात आई कि फर्म की, है ना, जो लॉस है, उसकी जो कमी है, एसेट से भरपाई नहीं हुआ, प्रॉफिट से भरपाई नहीं हुआ, तो पार्टनर्स को लाना पड़ा, पार्टनर्स कैपिटल से भी पूरा नहीं हुआ, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल करके ही ना लाना पड़ेगा पार्टनर्स को, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी इंडिविजुअली, व्यक्तिगत ला करके देना। तो अब यहाँ 49 कहता है कि जिस प्रकार से, इसको ध्यान दीजिएगा, कि जिस प्रकार से फर्म के एसेट्स को सेल करके डिजुलेशन में के कंडीशन में फर्म के एसेट्स को सेल करके पहले फर्म का लायबिलिटी सेटलमेंट होता है, फर्म का लायबिलिटी, है ना, उसके बाद ना पार्टनर्स को मिलता है। तो जिस प्रकार से फर्म का एसेट्स सेल करने पर पहले फर्म का लायबिलिटी सेटलमेंट होता है, उसके बाद पार्टनर्स अपने जो भी उनका रेशियो है जो है उसमें ले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी पार्टनर का प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल हो रहा है, फर्म की लायबिलिटी डिफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए,
तो ध्यान रखना है, उसमें पहले उसका प्राइवेट लायबिलिटी सेटलमेंट होगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल करके जो भी पैसा आएगा उससे पहले उसका प्राइवेट लायबिलिटी सेटलमेंट होगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा तो फर्म लायबिलिटी सेटलमेंट में यूज होगा। नहीं बचा तो नहीं आ सकता है। तो नहीं बचने का मतलब है कि वह पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो वो तो अलग का सिलेबस है, आगे का है, आप लोग का सिलेबस से बाहर की बात है। आपको इतना ही जानना है 12th के हिसाब से, पार्ट 1 के लिए तो आगे है ना। चूँकि ये चैप्टर दोनों के लिए हम पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स 12th के लिए भी और कॉमर्स BCom पार्ट 1 में भी, जो फर्स्ट डिलेशन 1 चैप्टर है उसमें ये आपको जानना है। इंसॉल्वेंसी तो उसके बाद का चैप्टर है उन लोगों का, पार्ट 1 वाले का। बट 12th चूँकि बेस बना रहे हैं 12th का ही, तो इसी हिसाब से बता रहे हैं। बट पार्ट 1 के लिए भी ये यूटिलाइज है, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। तो ये सेक्शन 48 और सेक्शन 49 को हमेशा ध्यान में रख करके ही आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना, तो सीक्वेंस ठीक रहेगा। तो ये थियोरिटिकल स्ट्रक्चर आपको हम बता दिए। अब इसके बाद आपका जर्नल एंट्री का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पूरे डिटेल में हम समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।